हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। आपके अपने जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल जीएस इनोवेशन सेंटर में दिल खोलकर स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आज एनसीईआरटी का जो चैप्टर बचा हुआ था मैं आपको एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा और एनसीईआरटी का पूरा जो निचोड़ है मैं आपके सामने फिर से लेकर के आया हूं। और ये बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा आगामी होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो चलिए, आपको ये पता है ये जो कुछ चैप्टर बच गई थी तो इसके बारे में मैं आपको डिस्कशन करवा दूंगा और एनसीईआरटी पूरा निचोड़ बीपीएससी तैयारी स्पेशल के लिए है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं ना, आपको इससे जुड़ करके रहना है और एक वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज। और इसमें आपको दिखाएंगे कि टीआरई में कहां कहां से प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो चैप्टर बचा हुआ था मेरे फ्रेंड्स, तीसरा चैप्टर था अफवाह था। ये तीसरा चैप्टर का नाम है अफवाह। तो मैं आज अफवाह के बारे में आपको डिस्कशन करवाने वाला हूं, अफवाह के बारे में। ये तीसरा चैप्टर के नाम है अफवाह। कह रहा है क्या अफवाह के बारे में, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अफवाह कहा जाता है, अफवाह द्रोणी कहते हैं। यानी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अफवाह द्रोणी कहा जाता है। पर्वत या उच्च भूमि को दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तो उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है, जल विभाजक कहा जाता है। यानी इसमें समझना है, यानी पर्वत है, पर्वत या उच्च भूमि को पड़ोसी अफवाह द्रोणियों से जो एक दूसरे से अलग करती है उसको क्या कहा जाता है, उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। चलिए अब आगे। आगे है क्या, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन की है। देखिए यहां पर यह क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे बड़ा अफवाह द्रोणी किसकी है, तो अमेजन की है। और अमेजन की है अफवाह द्रोणी सबसे ज्यादा, यानी उसमें जो जल धारण की क्षमता है सबसे अधिक है। तो किसका है, विश्व में सबसे ज्यादा अफवाह द्रोणी किसकी है, अमेजन नदी की है। भारतीय नदियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। भारतीय नदियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। तो आपका एक का नाम है हिमालय की नदी, एक का नाम क्या है, हिमालय की नदी है, और दूसरा का नाम है प्रायद्वीपीय नदियां। अच्छा, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय की नदियां को बारे में मैं जब आपको बताऊंगा ना तो ये समझ में आएगा। यानी हिमालय की नदियां वैसी नदियां हैं जिसमें ये क्या है, ये हिमालय की नदियां में ये वर्षा हमेशा उस नदी में रहती है। अब प्रायद्वीपीय नदियां में ये हमेशा क्या रहती है, मौसम पे ये डिपेंड रहती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हिमालय की सभी नदियां 12मासी होती है, यानी उस नदी में सालों भर बारिश रहती है। सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र, अब 2 नदी ऐसी है, यानी कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती है। हिमालय से किस भाग से निकलती है, उत्तरी भाग से निकलती है। जैसे क्या है ना, ये आपका हिमालय है, ये पूरा भारत का मानचित्र है, ये आपका पूरा क्या है, यहीं से निकलती है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां। और बारी बारी से हम सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है, किस किस उसकी सहायक नदी है, और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, सभी को बारी बारी से हम बताएंगे आगे। दोनों नदी पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण करती है। देखिए दोनों नदी पर्वतों को काट करके किसका निर्माण करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है।
ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करके अपने साथ सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। यानी वो अपने साथ क्या क्या बहा करके ले जाती है, सिल्ट और बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में विसर्ग, ये विसर्ग है और गोखुर है, गोखुर झील का निर्माण करता है। तो ये क्या हो गया, ये मध्य एवं निचले भागों में, यानी कि जब वहां से निकलती है तो मध्य भाग और पूरे निचले वाले भागों में ये क्या करती है, विसर्ग और गोखुर झील का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियां, अच्छा ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं मेरे दोस्त, करा कि ये मौसमी होती है, ये मौसमी होती है, यानी कि इस नदी में सालों भर बारिश नहीं होती है। इस नदी में बारिश होती है तब पानी आती है, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। और हिमालय की नदियाँ ये 12 मासी होती है, उसमें पानी हमेशा रहती है सालों भर। इनकी लंबाई कम तथा छिछली होती है। अच्छा पता है जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ना, इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है, इसकी लंबाई छोटी होती है और छिछली होती है। चलिए आगे कह रहा है क्या आगे, प्रायद्वीपीय नदियां, ये तो हो गया ना, इसकी लंबाई कम और छिछली होती है। ये नदियां पश्चिम की ओर बहती है। अच्छा पश्चिम की ओर बहती है ज्यादातर, जैसे ये आपका हो गया, ये पश्चिम है आपका, ये पश्चिम है और ये क्या है, पूर्व है। तो ये ज्यादातर नदियां ये पश्चिम की तरफ बहती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, आप चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि ये नदियां पश्चिम घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए यहाँ पर क्या पश्चिम की ओर बहती है और ये नदियां पश्चिम घाट से निकलती है, यानी कि ये यहाँ से निकलेगी और बंगाल के खाड़ी में ये गिरेगी। अब हिमालय की नदियां, चलिए अब बताते हैं हिमालय की नदियां मेरे दोस्त। जो हिमालय की नदियां हैं ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय की नदियां हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये हिमालय की नदियां हैं। और किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अच्छा नदी तंत्र किसको बोलते हैं, किसी नदी और उस कोई भी नदी है उसके सहायक नदी को हम लोग नदी तंत्र कहते हैं। अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में, जो सिंधु नदी तंत्र है मेरे दोस्त, तो सिंधु नदी तंत्र में आपको ये देखने को मिलेगी, सिंधु नदी तंत्र। अच्छा इसका उद्गम देखिए कहाँ है, उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील है। कहाँ है मेरे दोस्त, तिब्बत के मानसरोवर झील है, पश्चिम की ओर बहती है। अच्छा तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है। लद्दाख से प्रवेश कर भारत में आती है। ये भारत में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, लद्दाख में प्रवेश कर भारत में आ जाती है। गौर्ज का निर्माण करती है और सहायक नदियां आप देखिए, आ जाइए सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां के बारे में बताते हैं। जॉस्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु की सहायक नदियां में एक जॉस्कर आ जाएगा, एक नुब्रा आ जाएगा, दूसरा श्योक आ जाएगा और तीसरा हुंजा आ जाएगा। ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब आगे फिर से मैं बताता हूँ, करा कि ये नदियां बलूचिस्तान तथा गिलगित होते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र में बाहर निकल जाती है। अच्छा ये जो नदियां हैं ना, सिंधु नदी का तो सहायक नदी हो गया जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, लेकिन ये नदी बलूचिस्तान और गिलगित होते हुए अटक में जाती है, अटक में पर्वतीय क्षेत्र में जाती है और इसके बाद फिर ये बाहर निकल जाती है। अब आगे क्या है, सतलज, व्यास, चिनाब और रावी, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट पाकिस्तान में है, मिठानकोट के पास सिंधु में मिल जाती है। अच्छा देखिए, एक सतलज था, व्यास था, चिनाब तथा रावी, झेलम ये आपस में मिल करके पाकिस्तान में मिठानकोट के पास मिलती है सिंधु में। ये सिंधु में मिल जाती है कहाँ, पाकिस्तान के मिठानकोट में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो कैसी लग रही है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और ये जुनून जोश के साथ पढ़िए। कहते हैं ना, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। आज आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना,
उसमें आपको फोड़ना है और ये एनसीईआरटी से ही हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। अब आगे क्या है, इसका कुछ भाग भारत के जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और एचपी तथा पंजाब में है। अच्छा, सिंधु की कुछ जो भाग है ना, वो आपका भारत के जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। आप फिर से आगे बताते हैं भाई मेरे, इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? ये 2900 किलोमीटर है। अच्छा, सिंधु जल समझौता, ये क्वेश्चन छपने वाला एग्जाम में। अच्छा, पता है सिंधु जल समझौता ये 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इसमें यह कहा गया था कि भाई सिंधु नदी की जो पानी है वो 80% पाकिस्तान को लेना है और 20% पानी भारत इसका यूज करेगा। इसका केवल 20% पानी ही भारत लेता है और 80% केवल पानी पाकिस्तान लेता है। और ये समझौता कब हुई थी? ये 1960 में हुई थी। अब इसका उपयोग, अच्छा पता है सिंधु नदी का पानी का उपयोग भारत के किस किस राज्यों में होता है? एक आपका पंजाब आ जाएगा, दूसरा हरियाणा है, तीसरा राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई होती है। किस नदी से? सिंधु नदी का पानी से। अच्छा, फिर से कमेंट करके बताइएगा ये सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच हुआ था? कमेंट करके बताइएगा। आप चलिए आगे आपको देखने को मिलेगा गंगा नदी तंत्र। अच्छा, ये गंगा नदी तंत्र है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। पता है ये हैंड रिटन नोट्स है जो कि मैं इसी से आपको बता रहा हूं और ये एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन लिखा गया है। गंगा नदी तंत्र के बारे में आइए समझते हैं। गंगोत्री के हिमानी से निकलती है। ये कहां से निकलती है? इसका उद्गम कहां है मेरे दोस्त? ये गंगोत्री के हिमानी से निकलती है। गंगा की मुख्य धारा, अच्छा पता है गंगा की जो मुख्य धारा है ना, वो भागीरथी, अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिल जाती है। देखिए भागीरथी, अलकनंदा, ये जो इसकी मुख्य धारा है ना, ये भागीरथी है। किसकी? गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी के नाम से जानते हैं। और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिल जाती है। किसकी? भागीरथी की धारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आगे क्या है, करा कि हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। अच्छा, जो अपना हरिद्वार है ना, वहां पर गंगा क्या करती है? पर्वतीय भाग को छोड़ करके वो मैदानी भागों में वो प्रवेश कर जाती है। अच्छा, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन है ये भी आपको बताते हैं। यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ऐसा नहीं कि यही है, और इसकी सहायक नदियां हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है मेरे दोस्त, करा यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। अब ये यमुना नदी के बारे में था, तो यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। और ये यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, इलाहाबाद के पास गंगा में मिल जाती है। देखिए ये इलाहाबाद के पास गंगा में मिल जाती है। और पता है इलाहाबाद के पास तो संगम है, वहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी वापस में मिलती है। उच्च भूमि से आने वाली नदियां, पता है उच्च भूमि से आने वाली नदियां के बारे में जब मैं बात करूं ना, तो इसमें चंबल हो जाएगा, बेतवा और सोन, ये उच्च भूमि से आने वाली नदियां हैं। लंबाई तथा पानी की मात्रा भी कम होती है। लंबाई और क्या है, पानी की मात्रा उच्च भूमि से जो नदियां आती है ना, उसमें कम होती है। अच्छा, गंगा नदी, आप देखिए ये जो गंगा नदी है ना, ये फरक्का से दो भागों में बट जाती है। ये तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंगा नदी फरक्का के पास दो भागों में वो विभक्त हो जाती है, जिसमें जो पहला आपका भाग है ना, वो भागीरथी हुगली, पहला का नाम है भागीरथी हुगली। तो ये क्या है मेरे दोस्त, करा कि दक्षिण की तरफ बहती हुई ये डेल्टा के मैदान से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। देखिए
पहला नदी जो भागीरथी है, भागीरथी हुगली, ये दक्षिण की तरफ बहती है और बहती हुई डेल्टा के मैदान से बंगाल की खाड़ी में ये चली जाती है। दूसरा धारा का नाम है बांग्लादेश में जाती है। पता है, गंगा नदी जब फरक्का के पास से दो भागों में बट जाती है ना मेरे भाइयों एवं बहनों, तो पहला भागीरथी जो इसकी धारा है ना, भागीरथी हुगली, वो पश्चिम बंगाल में जाकर के वो हुगली में गिरती है और साथ में दूसरी जो मुख्य धारा है वो बांग्लादेश में जाती है। ये दो चीज क्लियर हो गया। अब आगे आगे क्या है, वहां गंगा और ब्रह्मपुत्र का धारा को मेघना कहा जाता है। अच्छा, पता है जब बांग्लादेश में गंगा नदी जाती है ना और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो दोनों नदी के जो मुख्य धारा है ना उसका नाम बदल जाता है और उसको बोला जाता है मेघना, और बंगाल की खाड़ी में मिलती है और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि सुंदरबन डेल्टा पूरा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये कहाँ है, हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप के नाम पर पड़ा है। अच्छा, सुंदरबन जो डेल्टा है ना उसका नाम क्यों फेमस है? उसका नाम फेमस है मेरे भाई, वहां पे जो पाए जाने वाले सुंदरी पादप है ना, पेड़ पौधा, उसी के नाम पर सुंदरबन डेल्टा पड़ा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, जो गंगा नदी है, जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से पुकारा जाता है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मुख्य धारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। अच्छा बताइए जरा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है और रॉयल टाइगर बंगाल ये कहां है, सुंदरबन में स्थित है, यानी रॉयल टाइगर बंगाल सुंदरबन में है। अच्छा, गंगा नदी की कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है। आपको 2525 बोलिएगा तो ज्यादा लगेगा कि ज्यादा बड़ा बोल रहे हैं, बस सीधा 25-25 कहिएगा तो ये हो जाएगा इसकी लंबाई। अच्छा बताइए, गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है मेरे दोस्त? 25 किलोमीटर है। लेकिन अच्छा बात किया जाए ना, जब हमारा जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी जब हमारा पूरा भारत से ही निकलती ना, तो उसकी कुल लंबाई वो है 2900 किलोमीटर, तो वो भारत की सबसे बड़ी नदी रहती, बट वो तो पाकिस्तान में चली जाती है, अब इसलिए वो लंबाई में नहीं आती है। सबसे लंबाई में कौन आती है? गंगा नदी आती है। अच्छा, अंबाला नगर, अंबाला नगर के बारे में आपको जानकारी होगा। अंबाला नगर सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का काम करता है, यानी एक तरफ सिंधु है, दूसरी तरफ गंगा है और बीच में अंबाला नगर है, इसलिए इसको जल विभाजक का काम करता है, सिंधु और गंगा नदी। अंबाला से सुंदरबन की लंबाई, अच्छा ये बताइए, अंबाला से सुंदरबन की लंबाई है, यानी कि कुल दूरी यहाँ पे पूछा गया है, तो कुल दूरी है 1800 किलोमीटर है। अंबाला नगर से हमारा सुंदरबन की कुल दूरी कितना है मेरे दोस्त? 1800 किलोमीटर है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब बोला गया है क्या, प्रति 6 किलोमीटर, यहां पे पता ध्यान रखना है, प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट 1 मीटर होती है। पता है, जब 6 किलोमीटर दूरी आती है ना इस नदी की, तो 1 मीटर इसकी क्या है, ढाल कम जाती है। 1 मीटर, केवल 1 मीटर ढाल में गिरावट होती है, यानी कमी हो जाती है। अब आ जाइए, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ये VVI पॉइंट है, ये अफवाह तंत्र है। तो गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, मैं आपको सभी नदियां के बारे में इसमें बताने वाला हूं। और वीडियो को या आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उसके बगल में पता है एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब उद्गम बताते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है।
नामचा बरवा शिखर, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 75-57 मीटर है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है मेरे दोस्त? 75-57 मीटर के पास अंग्रेजी के यू अक्षर, देखिए ये यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। अच्छा, जब ये नामचा बरवा शिखर से जब क्रॉस करती है ना, तो ये क्या है? ये यू आकार जैसा टर्न लेकर के ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये आ जाती है। कौन आ जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को पुकारे जाने वाला नाम पता है? देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है मेरे साथियों, मेरे भाइयों एवं बहनों, वो तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये याद कैसे रहेगा जरा मैं बताता हूं। अच्छा, जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है ना, तो वहां पे इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, यानी वहां पे शंख बजा करके निकलते हैं। तो ये याद रखना कि अच्छा, शंख बजा करके निकलते हैं तो शंख से हो जाएगा सांगपो नदी। अब अरुणाचल प्रदेश में इनको दिहांग कहा जाता है। किनको कहा जाता है? दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस नदी की 3 नाम है। तिब्बत में शांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और आपका बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मैं तो आपको पिछले ही कुछ मिनट में अभी बता रहा था ना कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा जब बांग्लादेश में मिलती है ना, तो उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इनकी कुछ सहायक नदियों के बारे में बताते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसकी कुछ सहायक नदी क्या है? अच्छा, एक दिबांग, लोहित और केनूला, ये तो VVI पॉइंट है। इनके 3 सहायक नदी है, दिबांग, लोहित और केनूला। ब्रह्मपुत्र की 3 सहायक नदी है। नमामि गंगे परियोजना, हाँ मेरे दोस्त, नमामि गंगे परियोजना ये गंगा संरक्षण से है। नमामि गंगे परियोजना किससे है? गंगा संरक्षण से है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी से सिल्ट की मात्रा अधिक होती है। अच्छा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसमें तो सिल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में है, जो विश्व के सबसे बड़ी द्वीप है। अच्छा, ये तो पता है ना आपको, ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप है, जो पूरा विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है। तो ये किस नदी पे है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। अच्छा, प्रायद्वीपीय नदियां के बारे में अब मैं चर्चा करता हूं जरा। प्रायद्वीपीय नदियां, ये तो बताइए, ये तो 12मासी है नहीं, ये मौसम पे डिपेंड रहती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जैसे मैं आपको ये बता देता हूं, ये बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन नदी? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। यानी जब यहाँ पे बंगाल के खाड़ी में आती है ना, तो अपने मुहाने पे ही किसका निर्माण करती है? वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये तो क्वेश्चन आता है ना कि गोदावरी नदी क्या डेल्टा का निर्माण करती है? हाँ करती है। कृष्णा नदी करती है, कावेरी करती है, महानदी करती है। सब अपने मुहाने पे जब बंगाल के खाड़ी में गिरती है ना, तब डेल्टा का निर्माण करती है मेरे दोस्त। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा कि पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली नदी की धाराएं छोटी होती है। अच्छा, जो पश्चिम घाट है ना मेरे दोस्त, पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली जो नदी है, इसकी धाराएं छोटी होती है। जैसे कि मैं बात ये करूं ना, तो पश्चिम तो इधर हो गया, तो पश्चिम घाट से पश्चिम में ही बहने वाली नदी, यानी पश्चिम घाट से पश्चिम की ओर ही बहने वाली नदी की धाराएं छोटी होती है। नर्मदा एवं तापी नदियां, 2 नदी के बारे में मैं बता रहा हूं ना। नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नाद मुख का निर्माण करती है। ज्वार नाद का निर्माण करती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे नदी है आपका नर्मदा नदी है। अच्छा, नर्मदा नदी के बारे में क्या है? करा इसका जो उद्गम स्थल है ना, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम है और ये पश्चिम की ओर बहती है और भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक जाने के क्रम में ये दर्शनीय
स्थल का निर्माण करती है। कौन नदी? नर्मदा नदी। जब नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक में होती है तो उसके बाद ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। जब ये समुद्र की ओर बढ़ती है ना, यानी अरब सागर की तरफ बढ़ती है, तो ये क्या करती है, कुछ बीच में दर्शनीय स्थल का निर्माण करती है और वो फेमस है। अब चलिए फिर से मैं आगे आपको लेकर के चलता हूं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जबलपुर के निकट, एक सेकंड, हेलो, हाँ एग्जाम नहीं है। ठीक, चलिए सॉरी, मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में नदी गहरे गौर से बहती है। नदी गहरे गौर से बहती है। अच्छा, मैं आपको यह कह देता हूं, धुआंधार जलप्रपात, हाँ कौन जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात है, यह नर्मदा नदी पर है। अच्छा, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में नर्मदा नदी पे स्थित है। जबलपुर में नर्मदा नदी पे स्थित है। नर्मदा की सहायक नदी समकोण पर काटती है और मध्य प्रदेश तथा गुजरात में फैला है। ये नर्मदा की सहायक नदी समकोण पर काटती है। देखिए समकोण पर काटती है, यानी कि इस तरीके से ये काटती है। और मध्य प्रदेश तथा गुजरात, ये दो राज्य है, मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने नमामि देवी, यहां पर क्या है? नमामि देवी नर्मदे योजना शुरू की गई है। यानी कि नर्मदा नदी संरक्षण के लेकर के मध्य प्रदेश के सरकार ने ये क्या शुरू किया गया है? नमामि देवी नर्मदे योजना ने शुरू किए हैं। अब अगले नदी की तरफ बढ़ते हैं और अगले नदी को मैं आपको बताता हूं। अगला नदी का नाम है तापी नदी। आगे तापी नदी है। आइए तापी नदी के बारे में जरा जानकारी ले लीजिए। उद्गम मध्य प्रदेश के बेतुला जिले में सतपुड़ा पहाड़ी से ये निकलती है या उद्गम होती है। मध्य प्रदेश के बेतुला जिले में सतपुड़ा पहाड़ी से ये निकलती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन नदी? भ्रंश घाटी से कौन नदी बहती है? तापी नदी बहती है। यानी कि तापी नदी और नर्मदा नदी, ये दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है। राज्य, ये किस किस राज्यों में बहती है? एक मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीन राज्यों में कवर करती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, अच्छा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां में एक साबरमती, माही, भारत पूजा और पेरियार, ये नदियां पश्चिम की ओर बहती है। अब आगे आइए बढ़ते हैं। आगे जो नदी है देखते हैं कौन नदी है। अब आगे क्या है मेरे भाई? गोदावरी नदी, इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से होती है। देखिए ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी ढालों से इसकी क्या है? उद्गम स्थल है गोदावरी नदी की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ये तो आपको छपने वाला क्वेश्चन है, ये तो VVI क्वेश्चन है। अच्छा बताइए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी है। और इसकी कुल लंबाई की जब बात किया जाए तो 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर है गोदावरी नदी की है। अफवाह तंत्र सबसे बड़ा किस नदी की है? गोदावरी की है। अफवाह तंत्र सबसे बड़ा दक्षिण में किस नदी की है? गोदावरी नदी की है। और राज्य में द्रोणी, यानी कि ये किस किस राज्यों से होकर के गुजरती है? तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो ये तीनों राज्यों से होकर के गुजरती है। अब इसकी सहायक नदी कौन कौन है? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, बेनगंगा और पेनगंगा, ये सभी इनकी सहायक नदियां हैं मेरे दोस्त। अब फिर से अब इसी नदी में कुछ और पॉइंट है। एक पॉइंट जो VVI है, जो अभी BPSC TRE 2.0 में TRE 3.0 में पूछा गया था, जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ 6 to 8 में। करा कि दक्षिण गंगा की नदी ये गोदावरी कहा जाता है। दक्षिण गंगा की नदी गोदावरी को वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी दक्षिण की गंगा गोदावरी
इसको बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अब आगे महानदी के बारे में आ जाइए। उद्गम इसका छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से होती है, यानी कि महानदी की उद्गम कहाँ है? छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि है। अच्छा, इसके कुल लंबाई की जब बात की जाए ना तो 860 किलोमीटर है। अच्छा, 860 किलोमीटर किस नदी की लंबाई है? तो आपको बताना है कि महानदी की लंबाई है। अफवाह द्रोणी, आइए तो जरा देखते हैं कि इस नदी किस किस राज्यों से होकर के गुजरती है जरा। तो इस महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा की बात किया जाए ना तो ये सभी राज्यों से होकर के ये नदी बहती है। चलिए फिर से अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको कुछ हम पॉइंट बताने वाले हैं, इस एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये पूरा पृथ्वी है, बीच वाले को विषुवत रेखा, उसके ऊपर वाले को कर्क रेखा और नीचे वाले को मकर रेखा कहा जाता है। एग्जाम में क्या आता है कि मकर रेखा को नदी 2 बार काटती है, तो आपको बताना है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। विषुवत रेखा के 2 बार कौन नदी काटती है? तो विषुवत रेखा को जब 2 बार नदी काटती है उसका नाम है कांगो नदी है। जब बात किया जाए मकर रेखा के बाद कर्क रेखा की ना, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उसका नाम माहे नदी है, माहे नदी है। अब चलिए आगे कृष्णा नदी के बारे में बढ़ते हैं। अच्छा, जो कृष्णा नदी है ना मेरे दोस्त, इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट है। अच्छा, इसका उद्गम कहां है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर में है। इसके कुल लंबाई की जब बात किया जाए 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर किस नदी की है? कृष्णा नदी की है। और इसकी सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा नदी है। यानी कि तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा किसकी सहायक नदी है मेरे दोस्त? ये है कृष्णा नदी की है। अब जब इसमें बात किया जाए सागर, ये कहां गिर जाती है? तो ये बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि ये आपका बंगाल के खाड़ी रहा ना, इधर ये सभी गिर जाती है कृष्णा नदी। और इसका द्रोणी यानी बात किया जाए ये नदी किस किस राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के बहती है। अब एक और नदी है जो बहुत VVI है नदी है, इसका नाम है कावेरी नदी है। और यहां से भी BPSC 3.0 में ये पूछा गया था। चलिए अब आपको हम कावेरी नदी के बारे में बताते हैं। कावेरी नदी है, ये देखिए TRE 3.0 में क्या पूछा गया था कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? सब मार के आया था गोदावरी को, लेकिन वो सब गलत हो गया था। वो दक्षिण की गंगा है और यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा, थोड़ा सा चेंज रहता है। और जब प्रैक्टिस नहीं होती है और NCERT नहीं पढ़ता है तो गलत हो जाता है और सोचता है कि हम तो बना करके आए हैं और नंबर घट जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है और दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी है। बस थोड़ा सा चेंज है, दक्षिण की गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है। इसका उद्गम की बात किया जाए तो पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी से ये नदी निकलती है। कौन नदी? कावेरी नदी निकलती है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा तमिलनाडु में कुडलूर, तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। अच्छा, पता है ये तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल के खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती है। तो बंगाल की खाड़ी आपको पता ही है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। अच्छा, इसकी कुल लंबाई की जब बात किया जाए तो कुल लंबाई 760 किलोमीटर यानी 760 किलोमीटर है। और सहायक नदी इसकी कौन कौन है? अमरावती, भवानी, हेमावती और कावेरी। ये इसकी कावेरी की सहायक नदी है। अच्छा, इसकी द्रोणी यानी ये किस किस राज्यों से होकर के बहती है? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है। ये 3 राज्यों से होकर के बहती है। भारत के दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात ये शिव समुद्रम जलप्रपात है। ये तो क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, ये VVI पॉइंट है, VVI पॉइंट है। आप बताइए भारत के दूसरे सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? ये शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कावेरी नदी पर ये बनाई गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, पसंद आएगा ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप कह रहे इससे पता है जो कावेरी नदी है, जो शिव समुद्रम जलप्रपात बनाई गई है कावेरी नदी पे, ये वहां पे विद्युत उत्पादन किया जाता है। और ये विद्युत उत्पादन मैसूर,
बंगलौर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को जाती है। क्या चीज? उस विद्युत उत्पादन जो होती है ना, वो विद्युत उत्पादन मैसूर, बंगलौर, कोलार क्षेत्र जाती है। और पूर्व की ओर बहने वाली कुछ छोटी नदी है। अच्छा, पूरब की ओर बहने वाली कुछ छोटी नदी है जिसको दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्ण रेखा, ये पूरब की ओर बहने वाली कुछ छोटी नदी है मेरे दोस्त। पृथ्वी पर 97% जल लवणीय है। पता है, कहीं कहीं देता है 97.5, कहीं कहीं देता है 97, लेकिन एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, कहीं 97%, कहीं 97.5% दिया हुआ है। तो ये पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो लवणीय जल है ना, वो 97.5% है, ये सही हो। और 2.5% जल क्या है? वो लवणीय है। यानी वो लवणीय को क्या बोलते हैं? मीठा पानी बोला जाता है, नमकीन पानी बोला जाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर 3% जल वो लवणीय जल है। फिर आगे क्या बनता है बात? पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी पर ही जहां पानी जमा हो जाएगा तो उसको झील कहते हैं। और बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहते हैं। जब इसका रूप ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो उसको समुद्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे कैस्पियन है, कैस्पियन है, दूसरा है मृत है, तीसरा है अरल सागर है। ये क्या है? ये कुछ बड़े आकार का झील है। ये तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको समुद्र कहा जाएगा। चलिए अब आगे कुछ बढ़ जाते हैं हम। आगे क्या कह रहा है? कश्मीर घाटी। अच्छा, जो कश्मीर घाटी है ना, ये कश्मीर घाटी, डल झील और नाव वाले घर, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये तो क्वेश्चन अच्छा है, ये आता है एग्जाम में कि डल झील किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। नाव वाले घर किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। गोखुर झील का देखिए निर्माण करती है। स्पेट तथा बाढ़ रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं। जैसे चिल्का झील, ये देखिए आता है कि चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। ये खारे पानी की झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। और कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है। और सांबर झील ये राजस्थान में है। और ये लवणीय झील है। ठीक है, लवणीय झील है, यहाँ पे ज्यादा नमकीन पानी है। जम्मू एंड कश्मीर की बूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर में जो आपके पास बूलर झील है ना, वो कैसे बनी है? वो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बूलर झील। ये प्राकृतिक झील है। और ये किस राज्यों में है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। अच्छा, बूलर झील ये प्राकृतिक झील है, ये किस राज्यों में है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। अच्छा, कुछ अन्य मीठे पानी की झील आइए मेरे भाइयों एवं बहनों बताते हैं। तो कुछ जो मीठे पानी की झील है ना, तो उसमें मैं आपको बताता हूं कौन कौन मीठे पानी की झील है। एक डल झील है। तो डल झील किस राज्य में है? ये जम्मू एंड कश्मीर में आपको मिलेगा। भीमताल झील ये किस राज्यों में मिलेगा? ये उत्तराखंड में मिलेगा। नैनीताल उत्तराखंड में है। और लोकटक ये मणिपुर में है। और बाड़ा पानी ये शिलांग में है। ये मैं आपको कुछ मीठे पानी की झील बताया हूं। चलिए अब आपको आगे लेकर के चलते हैं। करके गुरु गोविंद सागर बांध, ये जो गुरु गोविंद सागर बांध है ना, ये भाखड़ा नंगल परियोजना इसको बोला जाता है। भाखड़ा नंगल परियोजना। और ऐसे भी भाखड़ा नंगल परियोजना या इसी का एक नाम क्या है? गुरु गोविंद सागर बांध। ये किस नदी पे बनाई गई है? ये सतलज नदी पे बनाई गई है। सतलज नदी पे बनाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं। कह कि गंगा एक्शन प्लान। अच्छा, जो गंगा एक्शन प्लान है ना, वो 1985 में आया था। गंगा एक्शन प्लान कब आया था? 1985 में आया था। बोलिए, आया था या नहीं आया था? आया था, हाँ आया था। अच्छा, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना इसको एनआरसीपी कहा जाता है। ये आया था 1995 में आया था। एनआरसीपी का उद्देश्य है नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। यानी कि जो एनआरसीपी आई थी ना, जो नदी में जो गुणवत्ता लाने के लिए एनआरसीपी को लाया गया था। चलिए अब आगे फिर से बढ़ते हैं। अच्छा, आपका देखिए तीसरा चैप्टर अफवाह का खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर का नाम है जलवायु। जो अगला चैप्टर जलवायु है, जलवायु के बारे में बताते हैं कि जलवायु भारत का क्या है?
जम्मू कश्मीर में क्या जलवायु है और हमारा वही तमिलनाडु केरल में जलवायु क्या है। जब मैं असम की बात करूं, असम की जलवायु क्या है, और जब गुजरात की बात करूं तो गुजरात की जलवायु क्या है, ये सभी के बारे में मैं आपको आप जलवायु का चैप्टर में आपको बताता हूं। जो एनसीईआरटी क्लास 9 का जलवायु चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन अच्छा खासा बीपीएससी ने पूछा है। कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि यानी कि 30 वर्ष से अधिक की बात है, 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। यानी कि कोई भी क्षेत्र में यदि 30 वर्षों के बाद आंकड़ा निकाला जाता है कि उस 30 वर्षों में क्या उस क्षेत्र का जलवायु है, क्या वहां का कंडीशन रहा होगा क्लाइमेट का, तो उसी को हम लोग जलवायु कहते हैं। और 1-2 साल में वहां की जलवायु नहीं पता चलती है, 30 सालों तक इंतजार करना पड़ता है, और 30 वर्षों से अधिक की बात है तब वहां निकलता है कि जलवायु वहां की कैसी है। मौसम तथा लवणीय के तत्व करा कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन आर्द्रता और वर्षण। पवन आर्द्रता और वर्षण ये चीज क्या है, मौसम तथा जलवायु के क्या है, कुछ तत्व है। यानी कि तापमान है, तापमान हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, और पवन आर्द्रता और वर्षण ये सभी मौसम तथा जलवायु के कुछ क्या है, घटक हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी, देखिए यहाँ पे जो अरबी है ना, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ मौसम होता है, मौसम होता है। यानी कि मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, मानसून होता है। और ये एक क्या होता है, ये एक अरबी शब्द है। मानसून का अर्थ यानी एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, उसी को ये मानसून का अर्थ बता दिया। यानी एक साल में कोई भी क्षेत्र में किसी भी दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग मानसून कहते हैं। अच्छा, फिर जब आपको आगे लेकर के चले ना, तो आप देखिए गर्मी में तापमान। अच्छा, गर्मी में तापमान कहाँ कहाँ कितना रहता है, वो चीज देखिए आपको बताते हैं। करा कि गर्मी में जो तापमान है ना, वो राजस्थान के मरुस्थल, अच्छा जो राजस्थान का मरुस्थल है वहां पे तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में गर्मी के दिनों में टेम्परेचर रहता है 50 डिग्री सेल्सियस। और जम्मू एंड कश्मीर के एक जगह है पहलगांव का वही तापमान रहता है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो क्वेश्चन अच्छा है। जब गर्मी के दिन की राजस्थान की तापमान बात किया जाए तो 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर कितना रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। आइए सर्दी में टेम्परेचर देखते हैं कि कहां कहां कितना रहता है। कि जम्मू एंड कश्मीर में जो द्रास है, सर्दी में वहां का टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस रहती है, -45 डिग्री सेल्सियस रहती है, देखिए। और वहीं तिरुवनंतपुरम में वही टेम्परेचर कितना रहता है, 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसलिए पता है सर्दी के मौसम में ना हमारा जम्मू कश्मीर के लोग ठंड से बचने के लिए गर्म वाला कपड़ा पहनता है। और केरल की जब मैं बात करूं, तमिलनाडु की जब मैं बात करूं ना, तो ठंडी के दिनों में वहां पे खुले शरीर एक लुंगी पहन करके खेतों में सब किसान काम करता है। रात एवं दिन के तापमान जब आ जाइए बताते हैं, रात एवं दिन का तापमान। अच्छा, थार मरुस्थल में दिन का तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस है। थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। और वही थार मरुस्थल है रात का तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, केरल एवं अंडमान निकोबार में, अच्छा जब मैं बात करूं मेरे दोस्त, केरल एवं अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान बराबर होता है। अच्छा, रात और दिन का तापमान देखिए कहां बराबर होता है, केरल और अंडमान निकोबार में रात और दिन का टेम्परेचर क्या होता है, ये बराबर होता है। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, जरा कमेंट करके बताइए। केरल एवं अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान बराबर होता है, ये तो हो गया था। वार्षिक वर्षा में भिन्नता। अच्छा, वार्षिक वर्षा, जब मैं वार्षिक वर्षा की बात करूं तो सभी जगह एक समान वर्षा नहीं होती है, सभी जगह अलग अलग वर्षा होती है, अलग अलग मेजरमेंट किया जाता है। जैसे मेघालय की बात किया जाए तो मेघालय में वर्षा 400 सेंटीमीटर होती है। मेघालय में वर्षा कितना होती है, 400 सेंटीमीटर होती है। लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में कितना होती है, ये 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। कहाँ होती है, लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में होती है।
भारत में अधिकतर वर्षा जून सितंबर में होती है। देखिए भारत में अधिकतर वर्षा जून और सितंबर के बीच में ये होती है। तमिलनाडु तट पर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। और ये तो एग्जाम में आता नहीं, ये वीवीआई पॉइंट है, भूलेगा। तमिलनाडु राज्यों में ये वर्षा कब होती है? तमिलनाडु राज्यों में तो अक्टूबर नवंबर में, यानी कि जब सर्दी का मौसम स्टार्ट होती है ना, यानी लौटती मानसून, ये तमिलनाडु में वर्षा करवाती है। चलिए अब आगे फिर से करा के जलवायु को नियंत्रित करने वाले कुछ देखिए कुछ प्रमुख कारक है। तो जो कुछ प्रमुख कारक है उसमें 6 प्रमुख कारक है। तो मैं बारी बारी से आपको 6 कारकों के बारे में बताता हूं। पहला है अक्षांश है, यानी जलवायु को नियंत्रित करने वाला जो कारक है ना, एक हो गया अक्षांश, दूसरा तुगंता ऊंचाई, तीसरा वायुदाब एवं पवन, और अगला का नाम है समुद्र से दूरी, अगला है महासागरीय धाराएं, और अगला है उच्चावाच लक्षण। ये इनकी 6 क्या है? प्रमुख कारक है। सौर ऊर्जा की पृथ्वी पर अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। अच्छा पता है, ये जो सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा की पृथ्वी पर अक्षांशों के अनुसार अलग अलग क्या होती है, ये देखने को मिलती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। जब ये मैं बात करूं ना, क्या कि विषुवत वृत्त है, तो ये तो विषुवत वृत्त हो गया। विषुवत वृत्त से जब हम लोग ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे ना, तो तापमान क्या होता है? घटता है, तापमान घटता है। और ऊंचाई बढ़ने पर सघन कम और तापमान घटता है। जब ऊंचाई भी बढ़ेगी ना, तो सघन कम और तापमान में भी कमी होगी। इसलिए पहाड़ियां गर्मी में भी ठंडी होती है। क्यों ठंडी होती है मेरे दोस्त? क्योंकि ये ऊंचाई है, ऊंचाई के साथ क्या होती है? तापमान में कमी होती है। किसी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांशों तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। देखिए अक्षांशों और ऊंचाई पर निर्भर करती है, अक्षांशों और ऊंचाई पे निर्भर करती है। करा क्या? किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावाच की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी जो उच्चावाच है ना, उस जलवायु को निर्धारित करने में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? भारत की जलवायु उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। भारत की जलवायु उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और साथ में हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। और भारत का तटीय क्षेत्र की कुल ऊंचाई है 30 मीटर है। यानी कि भारत की जो कुल तटीय क्षेत्र है ना, इधर वाला जो तटीय क्षेत्र की आपकी ऊंचाई की बात किया जाए, इधर वाला, तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 30 मीटर है। भारत के तटीय क्षेत्रों की कुल ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों, अच्छा भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्रों में स्थित है। ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से अलग होती है। ठीक है, देखिए यहां पे कह रहा था क्या, जो हमारा पवन है उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से क्या होती है? उत्पन्न होती है। चलिए आगे, ये ज्यादा हम आपको समझा नहीं पाएंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है। करें कि ये जो आपका दक्षिण का जो थार है ना, करें कि दक्षिणी की ओर पहुंचती है कौन? व्यापारिक पवने। और साथ में ये दाहिनी ओर मुड़ती है और विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों में ये बहती है। इसमें नमी की मात्रा कम होती है। नमी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अब चलिए फिर से आपको यहां पे हम बताते हैं, समझाते हैं। कह रहा कि दक्षिण की ओर बहती है। अच्छा, जो व्यापारिक पवने हैं ना, वो दक्षिण की ओर बहती है और कोरियोलिस बल के कारण ये दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अच्छा, दक्षिण की ओर बहती है तो ये दाहिनी ओर मुड़ जाती है। किस बल के कारण? ये कोरियोलिस बल के कारण। ये वीवीआई पॉइंट है, वीवीआई पॉइंट है।
और विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों में बहती है। इसमें नमी की मात्रा कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है। और कोरियोलिस बल, आप कोरियोलिस बल के बारे में आते हैं बताते हैं। करा के पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल है। ये जो कोरियोलिस बल है ना, पृथ्वी के घूर्णन यानी आभासी घूर्णन के कारण से ये उत्पन्न होती है कोरियोलिस बल। इस बल के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। देखिए, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर की ओर मुड़ जाती है, यानी दक्षिण और उत्तर की ओर मुड़ जाती है। अब आगे, इसे फेरेल का नियम ही कहा जाता है। किसको? उसी को जो कोरियोलिस बल था ना, उसको फेरेल का नियम भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह कि हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहता है, यानी जो हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र है और उसमें क्या करती है? ये बहती है। अच्छा, विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़कर भारत के निम्न दाब वाले क्षेत्र में देखिए पहुंचता है, यानी कि विषुवतीय क्षेत्र को पार करती है और भारत में जहां पे निम्न दाब है ना, वहां पे वो प्रवेश करती है और दाहिनी ओर मुड़ करके ये प्रवेश करती है, दाहिनी ओर मुड़ करके प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि ये बल पवन जब भारत में आती है ना, तो किस ओर मुड़ती है? दाहिनी ओर मुड़ती है, विषुवतीय वृत्त को पार करके, और इसी ये क्या है? निम्न दाब वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या? इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। देखिए, इसी को जो हमारा भारत में सबसे ज्यादा मानसून होती है ना, वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जो कि जून जो मिड है हमारा भारत के पूरी भागों में फैलती है धीरे धीरे, लेकिन हमारा केरल तट पे 1 जून को आ जाती है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम मानसून को पवन कहते हैं यही। और उसके बाद क्या कि तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। अच्छा, इसका तापमान क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर इसका तापमान में घट जाती है, यानी कि नीचे से ऊपर जब जाएगी ना, भारत के नीचे से ऊपर जाएगी हिमालय की तरफ, तो इसका तापमान में कमी आती है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। पूर्वी तट पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु के चेन्नई का तापमान की जब बात किया जाए तो उसका तापमान कितना है? 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, उस समय उत्तरी मैदान का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसलिए दिन गर्म और रात ठंडी होती है। किधर? हमारा उत्तरी मैदान के भागों में। अब आगे पॉइंट क्या है? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन से तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है। अच्छा, तमिलनाडु के तट है ना, तमिलनाडु के तट पे किस मानसून से वर्षा होती है? तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों से वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम वाले पवन में आसमान साफ और तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवने शिथिल तथा परिवर्तित होती है। यह उत्तर पश्चिम मानसून। अच्छा, उत्तर पश्चिम मानसून से वर्षा हमारा तमिलनाडु के तट पर होती है, कोरोमंडल के तट पर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग जब लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा वही हमको मोटिवेट करेगा, वही तरोताजा बनाएगा, और फिर आपके लिए अगले क्लास का जो एनसीईआरटी क्लास 10 है तब हम लेकर के आएंगे। कह रहा है क्या? शीतकाल में स्थानीय वर्षा को महावट कहा जाता है। अच्छा, जो शीतकाल है ना, शीतकाल में इस वर्षा को क्या कहा जाता है? महावट कहा जाता है। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी है, ये उत्तर की तरफ खिसक जाती है। देखिए, उत्तर की तरफ ये खिसक जाती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। मार्च में दक्कन के पठार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा बताइए, मार्च में दक्कन का तापमान कितना है मेरे दोस्त? ये 38 डिग्री सेल्सियस है। अप्रैल में मध्य प्रदेश गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है, 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों में तापमान कितना है? 45 डिग्री होता है। यहां पर मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, मार्च में दक्कन के पठार का तापमान 38 डिग्री
सेल्सियस। अप्रैल में मध्य प्रदेश गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है और मई में देश के उत्तर पश्चिम पूरा भाग है, उसका तापमान है 45 डिग्री सेल्सियस है। भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है, यानी कि तापमान कम होता है किसके कारण? समुद्री प्रभाव के कारण होता है। लू, देखे ना लू के बारे में आइए ना बताते हैं। लू जब मारेगा ने तो आम का जूस पी लीजिएगा, ठीक हो जाइएगा। चलिए देखिए बताते हैं लू के बारे में। लू धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं। ये कैसा होती है? इसमें धूल भरा रहेगा और ये गर्म पवनें हैं। ये भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती है। भारत के, ये जो हमारा भारत है ना, भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में ये चलती है। बंगाल में इस हवा को काल बैसाखी के नाम से जानते हैं और ये छपने वाला क्वेश्चन है, ये VVI है। यानी बंगाल में लू को किसके नाम से जाना जाता है? वो काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। और वही जब बात कर्नाटक की किया जाए तो कर्नाटक एवं केरल में इसे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं, जो कि ये भी क्वेश्चन VVI है, ये BPSC TRE में पूछा गया है, क्योंकि आम एवं कॉफी के लिए सही होता है। अच्छा, कर्नाटक में इसको आम्र वर्षा कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि वहां पे जो चाय और कॉफी की खेती होती है उसके लिए बहुत ही फायदा होती है। आम और कॉफी के लिए बहुत ही फायदा होती है। अच्छा, वर्षा का आगमन, हमारा भारत में वर्षा का आगमन देखिए कब कब होता है, आइए बताते हैं। 1 जून को आ जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी घाट पर भारी वर्षा होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारा भारत के जो तटीय इलाका है, तटीय इलाका यानी पश्चिमी घाट पर वर्षा कितनी होती है? 250 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। जब मैं आगे बात करूं दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार में मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। तो जो दक्कन का पठार है, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में ये वर्षा होती है, लेकिन पीछे नहीं होती है। जैसे ये हमारा दक्कन का पठार यहाँ पे है ना, मध्य प्रदेश है, तो हमारा पहाड़ी इलाका के आगे वाला इलाका में होता है, इधर पीछे नहीं होता, इसलिए ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ती है। अब आगे अक्टूबर नवंबर में लौटती मानसून से भारत के पूर्वी तट यानी कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा है, ये BPSC TRE में पूछा गया है। आप लोग को बिलीव नहीं है तो मैं आपको ये बिलीव करवा देता हूं। मासिन राव विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये मासिन राव पूरा विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राव में ही होती है। और उसके बाद मासिन राव स्टैगलैग्माइट एवं स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यही पूछा गया था, BPSC TRE में पूछा गया था। ठीक है, पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितना होती है? 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। आगे कहा क्या गया है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में 60 सेंटीमीटर से भी वर्षा कम होती है। देखिए यहाँ लेह में सबसे कम वर्षा होती है, यानी कि बात किया जाए लेह लद्दाख में ना, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जहां मासिन राव में होती है वही कम होती है लेह लद्दाख में होती है। तो ये दोनों भारत के बारे में है। अब चलिए मैं आगे आपको लेकर के चलता हूं। आपका देखिए ये चैप्टर भी खत्म हो गया है और अगला चैप्टर है। अगला चैप्टर देखिए क्या है। अगला चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव है, ये 5वां चैप्टर है, इसके बारे में बताते हैं। भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत विश्व के पूरा विश्व के 12 जैव विविधताओं वाला देशों में से एक है। कौन? अपना देश भारत है। 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। कहां? भारत में, जो विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है। कौन? भारत। कितना विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं पौधे? 47,000। और वहीं जब बात किया जाए एशिया में, पूरा विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है। चलिए आगे, जो ये एग्जाम में आया गया है, भारत में 15,000 फूलों के पौधे हैं। कितना हजार फूल के पौधे हैं? 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधों का लगभग 6% है। यानी कि अपना देश
भारत में कुल विश्व का 6% फूल भारत में पाया जाता है। बिना फूल के पौधे जैसे फर्न, शैवाल को एल्गी कहा जाता है, और कवक यानी फंजाई, ये क्या है? बिना फूल के पौधे हैं। फर्न, शैवाल, कवक, ये तीनों। भारत में लगभग 90,000 जातियां के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती है। ठीक है, ये भारत में लगभग 90,000 जातियां के जानवर और साथ में कुछ विभिन्न प्रकार के मछलियां ये मिलेगी आपको देखने को। अब आगे, बिना मनुष्य की सहायता से उगने वाले वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहा जाता है। यानी कि बिना अक्षत वनस्पति बिना मनुष्य की सहायता से उग जाती है ना, उसको अक्षत वनस्पति कहा जाता है। आप वनस्पति के प्रकार देखिए, ये क्या है? ये तो एग्जाम में आता है, वनस्पति के प्रकार। करें कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। वनस्पति के प्रकार में पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा का नाम है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा का नाम है उष्णकटिबंधीय कटीले वन या झाड़ियां वन, और अगला का नाम है पर्वतीय वन, और अगला का नाम है मैंग्रोव वन। तो आइए बारी बारी से देखते हैं और इसका मजा लेते हैं। पहला क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या है? उसमें किस प्रकार का वन मिलता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है? क्या रहा है कि इस क्षेत्र में वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। किसमें? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक होती है। यानी कि इस वनों में, इस क्षेत्रों में जो वृक्ष मिलेंगे ना, वो 60 मीटर या इससे अधिक मिलेंगे ऊंचाई वाले, और साल भर यहाँ हरा भरा रहता है। इस क्षेत्रों में जो मौसम है ना, ये बना रहता है, इसलिए पेड़ पौधा हरा भरा रहता है, बना हुआ। आप देखिए आगे क्या कह रहा है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष, उस क्षेत्र में कौन कौन वृक्ष आपको मिलेगा देखने को? जैसे आबनूस हो गया, इसको हेबोनी के नाम से जाना जाता है, महागोनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। जानवर की जब मैं बात करूं ना, तो हाथी, बंदर, लेमूर और हिरन, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर हैं। पक्षी, चमगादड़ रेंगने वाले जीव, और ये सभी पक्षी में आ जाएगा चमगादड़ रेंगने वाले जीव। एक सिंह वाले गेंडा असम तथा वेस्ट बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलता है। जैसे जब असम की बात करूं ना, असम के काजीरंगा, और असम में काजीरंगा है, तो इसमें एक सिंह वाले गेंडा आपको मिलेगा देखने को, और वेस्ट बंगाल के दलदली क्षेत्रों में भी मिलता है एक सिंह वाले गेंडा। दूसरा वनस्पति का प्रकार है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देखिए कितना वर्षा होती है? 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसके बाद वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती है। यानी कि लगभग 50 से 60 दिन तक ये अपना पत्तियां गिरा देती है इस क्षेत्र वाले पेड़ पौधा। और आर्द्र या नम्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में मिलता है। करा कि पाए जाने वाले जो वृक्ष है ना, यहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक ये वर्षा ग्रहण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन क्षेत्र के पूर्वी भाग, अच्छा वन क्षेत्र के जो पूर्वी भाग है ना, पूर्वी भाग उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान में पाए जाते हैं। कौन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए पसीना बहा रहा हूं, ये पसीना का एक एक बूंद आपको चुकाना पड़ेगा। सिनकोना ये प्रमुख प्रजाति है। सिनकोना क्या है? प्रमुख प्रजाति है। और पाए जाने वाले इस क्षेत्र में वृक्ष बांस, साल, शीशम, चंदन, रबड़ और कुसुम, अर्जुन, सहतूत, ये क्या है? इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं। अच्छा, कुछ पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अच्छा ये देखिए,
कुछ इस क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन में 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में ही वर्षा होती है। और जैसे यूपी हो गया, बिहार के मैदान में पाए जाने वाले ये वन है, जैसे कि सागौन, साल, पीपल, नीम, ईटीसी, ये क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पता है, ये अपना कॉपी पे नोट लिख लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में सही रहे। ये एनसीईआरटी का हूबहू लिखा हुआ है बुक से, लाइन बाय लाइन। अच्छा, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर सिंह, शेर, सुअर और हिरन, हाथी, ये क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। अच्छा, जब पक्षी की बात किया जाए तो छिपकली, सांप और कछुआ ये आपको देखने को मिलता है। अब अगला वन, कटीले तथा झाड़ियां वन। अच्छा, जो कटीले और झाड़ियां वन है ना, ये 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा इस क्षेत्र में होती है। कितना सेंटीमीटर? 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और यहाँ कटीले वन, झाड़ियां पाई जाती है। देखिए, कटीले वन और झाड़ियां आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, राज्य किस किस राज्यों में ये मिलेगी? गुजरात हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र में आपको मिलेगा देखने को। अच्छा, पादप प्रजातियां के बारे में आइए जानते हैं। करके अकासिया, खजूर, खजूर को पाम बोलते हैं, इंग्लिश में पाम कहा जाता है। यूफोर्बिया, नागफनी को कैक्टस कहते हैं। ये पादप प्रजातियां हैं और इस क्षेत्र में आपको मिलती है। कटीले वन वाला कटीले वन है तो कटीले वन का एग्जाम्पल ये आपको दे दिया। करेगा। अच्छा, बताइए इस जंगल में क्या क्या मिलता है? तो आइए देखिए, देखते हैं। चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़ और शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़ा और ऊंट ये क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में? ये कटीले क्षेत्र में। अब अगला जो आपके पास वन का प्रकार है, वो अगला वन का प्रकार है आपका पर्वतीय वन। आइए पर्वतीय वन के बारे में आपको देखते हैं क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। पर्वतीय वन करा कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये क्या है? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन के बारे में जब ये बात किया गया है तो 1000 मीटर से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये आपको मिलेगा देखने को। जब मैं बात करूं कि इस क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट वृक्षों की प्रधानता होती है, यानी कि इस क्षेत्र वाले जो पेड़ पौधा है ना, उनकी पत्तियां चौड़ी होती है। और 1500 मीटर से 3000 मीटर के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं पर्वतीय वन में। पर्वतीय वन में शंकुधारी आपको वृक्ष देखने को मिलती है। एग्जाम्पल जैसे चीड़ हो गया, चीड़ को पाइन कहा जाता है, देवदार, सिल्वर फर और स्प्रूस सीडर, ईटीसी ये क्षेत्र की क्या है? पेड़ पौधे हैं। आगे हिमालय के दक्षिण ढलान, देखिए करा कि हिमालय के दक्षिणी ढलान दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं अधिक ऊंचाई वाले भागों पर। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको फिर ये क्या है? कह कि मुख्य वृक्ष की जब मैं बात करूं ना, तो मुख्य वृक्ष में सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, ये क्या है? मुख्य वृक्ष है। उस क्षेत्र में पाए जाने वाला ये मुख्य वृक्ष है। अल्पाइन घास का उपयोग देखिए कौन करता है? ये गुज्जर तथा बकरवाल जाति पशु चारण के लिए किया जाता है। यानी कि गुज्जर और जो बकरवाल जो जनजाति जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं ना, वो अपना चारा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। ये अधिक ऊंचाई पर जो पाए जाने वाले जो घास का प्रकार है ना, मॉस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक क्या है? भाग है।
वनों में पाए जाने वाले जानवर। अच्छा, उस वन में कौन कौन जानवर आपको मिलेगा? एक कश्मीरी मिर्ग, महामिर्ग मिलेगा, चित्रा हिरन मिलेगा, जंगली भेड़ और खरगोश, तिब्बती बारहसिंहा, याक भीम तेंदुआ और लहरी रीछ, आईबैक्स, लाल पांडा और भेड़ भेड़ बकरी आपको मिलेगा। ये जो भेड़ है ना, भेड़ घने बालों इसके ऊपर घने बालों पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं भेड़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि मैंग्रोव वन। अच्छा, जो मैंग्रोव वन है ना, मैंग्रोव वन यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा अधिक आता है सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। यानी मैंग्रोव वन उस क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा अधिक आता है उस क्षेत्र में ये आपको मिलेगी देखने को। मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ों पानी में डूबी रहती है। यानी कि इस क्षेत्र में जो पेड़ पौधा होती है ना, उस पौधा का पानी में जड़ डूबी हुई रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। देखिए जरा, यही सब नदी में आपको देखने को मिलेगी। जब बात किया जाए आगे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सौंदर्य वृक्ष पाए जाते हैं और जिनमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। वृक्ष नारियल, ताड़, कोयड़ा, वेंगियार, ये एक चीज क्या है, ये वृक्ष उसमें मिलता है देखने को। और रॉयल टाइगर बंगाल, यानी कि जो रॉयल टाइगर बंगाल है ना, इस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध क्या है, एक अभ्यारण्य है। जंगल में मिलता क्या क्या है, कछुआ मिलेगा, मगरमच्छ मिलेगा, घड़ियाल मिलेगा और सांप मिलेगा आपको। भारत में जीवों की संख्या पता है, जो भारत में जीवों की संख्या है ना, वो कुल मिलाकर के भारत में ये 90,000 जीव पाया जाता है। भारत में पक्षियों की कुल प्रजातियां है 2000 है, जो कि पूरा विश्व के कुल जनसंख्या का 13% भारत में निवास करता है। मछलियों की प्रजातियां 2546 मछलियों की प्रजातियां हैं और विश्व का 12% भारत में मछलियों का प्रजातियां पाया जाता है। अच्छा, पूरा विश्व का 12% मछलियां भारत में और पूरा विश्व में भारत में पक्षियों की संख्या कितना है, 13% है। भारत में 5% से 8% तक उभयचर सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। देखिए, स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव हाथी है। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन है, हाथी है या नहीं है बताना है। पाए जाते हैं ये किस हाथी कहाँ का, असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में ये आपको देखने को मिलता है। एक सिंह वाला गेंडा असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलता है। एक सिंह वाला गेंडा। कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में जंगली गधा तथा ऊंट पाया जाता है। कच्छ के रन में जंगली गधा और क्या पाया जाता है, गधा और ऊंट पाया जाता है। भारत में पाए जाने वाले अन्य जानवर देखिए क्या क्या है, भारतीय भैंसा है, नीलगाय और चौसिंघा है, छोटा मिर्ग जिसको गैजल कहा जाता है ये, और हिरन पाया जाता है। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम ये लागू हुआ था 1972 में। कब हुआ था, 1972 में हुआ था। आगे अच्छा, आगे क्या है, आगे कहा गया है कि आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है। कितना पादपों का वर्णन है, 2000 पादपों का वर्णन है और 500 लगातार प्रयोग में आता है। देखिए 2000 का तो वर्णन है, बट 500 का ही ज्यादातर इसमें इस्तेमाल में आ रहा है। विश्व संरक्षण संघ इसको रेड डेटा के अंतर्गत जो विलुप्त प्राय जो पादप हैं या संकटग्रस्त जानवर है उसको रखा जाता है। जैसे इसके अंतर्गत 352 पादपों की गणना किया गया है और अति संकटग्रस्त पादप 52 है और खत्म होने के कगार पर 49 है। ये आता है एग्जाम में कि अति संकटग्रस्त पादप कितना है, 52 है, खत्म होने के कगार पर कितना है, 49 है। भारत में औषधि के लिए प्रयोग होने वाले निम्नलिखित पादप है। अच्छा, जो निम्नलिखित पादप है तो ये भारत में कौन कौन औषधि का इस्तेमाल अपन लोग करते हैं, जरा ये इसको देखते हैं। जो आपका इसमें पहला आ जाएगा तो पहला का नाम क्या है, जैसे सर्पगंधा है। सर्पगंधा का देखिए इस्तेमाल होता है तरह की रक्तचाप निदान के लिए होता है। यानी कि रक्तचाप जिसका बढ़ जाता है ना, जो ब्लड प्रेशर सब, उसके लिए इसके निदान के लिए सर्पगंधा पादप का इस्तेमाल करता है। ये क्या है, औषधि है, ये भारत पाया जाता है। आ जाइए जामुन। जामुन देखिए क्या है, जामुन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये मधुमेह रोग में
और पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो वायुसारी और मूत्रवर्धक है। पाचन शक्ति के लिए ये बहुत ही अति कारगर सिद्ध होती है जामुन, इसलिए जामुन को खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जामुन तो इस बार आया नहीं है। अर्जुन, देखिए अर्जुन का पेड़ या अर्जुन का छाल या उसका पत्ता का कहाँ उपयोग किया जाता है? करा रक्तचाप की नियमितता के लिए पत्ते से निकाला गया रस कान के दर्द के इलाज के लिए, यानी कि कान के दर्द के इलाज के लिए अर्जुन के पेड़ और साथ में ये पेट संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए भी कारगर है। बबूल, करा के बबूल के बारे में पत्ता आंख की फुंसी के लिए, गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति के वृद्धि के लिए बबूल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जो गुड़हौरी नहीं होता है जो आंख में हो जाता है तो उसको सेका जाता है, 5 पत्ता ले लीजिएगा, जिसको हो जाएगा और सेकिएगा 5 बार। सूर्य भगवान को उगने से पहले सेक करके और आपको फेंक देना है, तो आपका वो बीमारी ठीक हो जाएगा बबूल के पत्ता से। अच्छा देखिए अगला है नीम है। जो नीम है, नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक का ये काम करता है नीम। तुलसी, जुकाम और खांसी के लिए ये फायदा है। कचनार, ये फोड़ा यानी अल्सर जो पेट में होता है, व दम्मा रोगों के लिए ये इस्तेमाल होता है। जड़ और काली पाचन शक्ति में भी सहायता होती है। कौन? ये कचनार। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि एशियाई शेर, अच्छा बताइए एशियाई शेर कहां आपको मिलेगा देखने को? एशियाई शेर गुजरात के गिर वन में मिलता है। एशियाई शेर यानी गुजरात में गिर वन पर है और वहां पे एशियाई शेर आपको मिलेगा। बाघ, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल के सुंदर और तथा हिमालय के क्षेत्रों में आपको मिलेगा कौन? बाघ देखने को। करा कि तेंदुआ बिल्ली का एक प्रजाति है, ये वीवीआई पॉइंट है। तेंदुआ किसकी प्रजाति है? बिल्ली का एक प्रजाति है। याक पाया जाता है लद्दाख की बर्फीली क्षेत्रों में, और गुच्छेदार सिंहों वाला बैल का वजन 1 टन होता है। अच्छा, गुच्छेदार सिंह वाला जो बैल रहता है ना, उसका वजन कितना है? 1 टन होता है। और ये पाया जाने वाला जानवर देखिए क्या है? तिब्बतीय बारहसिंघा भारत में मिलेगा। नीली भेड़, जंगली भेड़ और कियांग तिब्बती जंगली गधे, लाल पांडा, ये आपको भारत में मिलेगा। चलिए आगे। अच्छा कह रहा है क्या कि नदी, झील तथा समुद्र में क्या क्या पाया जाता है? देखिए भारत के नदी और झील में क्या क्या मिलेगा आपको? कछुआ मिलेगा, मगरमच्छ मिलेगा और घड़ियाल मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? कछुआ मिलेगा, मगरमच्छ मिलेगा और घड़ियाल मिलेगा। अच्छा घड़ियाल जो है ना, घड़ियाल ये वीवीआई पॉइंट स्टार लगा लीजिए। घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति है जो केवल भारत में पाया जाता है। ये घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति है और तेंदुआ बिल्ली का प्रजाति था। पक्षी, क्या क्या कौन कौन पक्षी मिलेगा? मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस और कबूतर, ये सभी भारत में मिलता है। 1300 पादप प्रजातियां संकट में है तथा 20 प्रजातियां है ना, वो विलुप्त हो चुकी हैं। अच्छा देश में 18 जीव मंडल है। अच्छा देश में 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में है और 12 क्या है? अब बताइए 18 है, लेकिन 12 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका स्थापना कब हुआ और किस राज्य में है, आइए बताते हैं। 12 ठोका करा कि सुंदरवन, इसका स्थापना हुआ 2001 में। ये किस राज्य में है? ये वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी, ये 2004 में हुआ, ये उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी, ये 2001 में है। नीलगिरी, ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है, ये 2000 में इसका स्थापना होता है। नाकरेक, ये मेघालय में है, ये 2009 में इसका स्थापना होता है। ग्रेट निकोबार 2013 में हुआ और सिमलीपाल उड़ीसा में है, 2009 में हुआ। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश है और स्थापना 2009 है। और अचानकमर अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है और 2012 में ये आपको मिलेगा। अगस्त मलाई केरल और तमिलनाडु में है, 2016 में क्या हुआ? इसका इस्टेब्लिश हुआ। कंचनजंगा सिक्किम में है, स्थापना 2018। पन्ना मध्य प्रदेश है और स्थापना 2000 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ और था, मानस है, एक आपका मानस हो जाएगा। मानस है, दिहांग है और डिब्रू साइकोबा, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान और शेष अचलम, ये क्या है? आपका जैव विविधता वाले क्षेत्र है। करा क्या आगे? सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी योजना बनाई, 1992 में बनाई थी।
सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी योजना बनाई थी। कब? 1992 में यह बनाया गया था। अच्छा, नेशनल पार्क 103 है टोटल, और वन्य प्राणी अभ्यारण्य 535 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। प्रवासी पक्षी किसको कहा जाता है, जिसे कौन कौन है? साइबेरियन सारस है, और लाल सुंदर, और कलंगी वाली फ्लेमिंगो है। ये क्या है? ये आपको पक्षी है। चलिए आगे, और आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट होता है। और एक एनसीईआरटी का अगला चैप्टर है जनसंख्या। आइए जनसंख्या के बारे में पता करते हैं कि जनसंख्या भारत की कितनी है, पूरा विश्व में कितनी है। अच्छा, ये चैप्टर का नाम है आपका जनसंख्या है। चैप्टर 6 है, क्लास 9 ज्योग्राफी का है। 2006 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? 1.25 करोड़ था। भारत की जनसंख्या 1.25 करोड़ था, और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। यानी कि पूरा विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और जब मैं पूरा भारत की बात करूं ना कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। जिसे ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो भूमि है, पूरा विश्व में 2.4% भूमि ये भारत का है। ये भारत का 2.4% भूमि है, और ये शेष अन्य देश में पाया जाता है भूमि। जब जनसंख्या की बात करूं तो भारत में जनसंख्या 17.5% है, और पूरा विश्व में क्या है? 82% जनसंख्या है। चलिए आगे, करा कि अधिक जनसंख्या वाला राज्य। अच्छा, पूरा भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है क्या? यूपी है। यानी यूपी हो गया, और यहाँ पे लगभग 19 करोड़ क्या है? पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011। यूपी में देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16% निवास करता है। यानी कि भारत का कुल जनसंख्या का 16% निवास कहाँ करता है? यूपी में करता है। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वही है। कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, और सिक्किम में जो जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी ये 6 लाख मिलेगी आपको। लक्षद्वीप कितना जनसंख्या है? 64,429 लक्षद्वीप में है, और साथ में भारत की आधी आबादी लगभग 5 राज्यों में निवास करती है, जैसे जो निम्नलिखित है। ये आपका यूपी हो गया। यूपी में कितना है? 16% है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। कितना है? 9% है। यूपी में 16%, महाराष्ट्र में 9%, बिहार में भी कितना है? 9% आपको देखने को मिलेगा। फिर वेस्ट बंगाल में 8% है, और आंध्र प्रदेश में कितना है? आंध्र प्रदेश में 7% है, और मध्य प्रदेश में कितना है? 6% है, और तमिलनाडु में कितना है? 6% है, और राजस्थान में भी 6% है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह कि भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में सबसे जो पहले जनगणना हुई थी ना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। एक सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, और कहा क्या गया है कि 1881 से लगातार हर एक 10 वर्षों पे हमारा भारत का जनगणना किया जा रहा है। और बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। यानी कि ये दोनों का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये भारत से कहीं ज्यादा है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 1 किलोमीटर में 382 लोग निवास करता है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि पूरा भारत में सबसे ज्यादा जब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात किया जाए तो वो बिहार का ही है, 1102 किलोमीटर है। और भारत का जनसंख्या घनत्व ओवरऑल कितना है? 382 है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे। अब आगे आपके सामने क्या रहा? कह रहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और वही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अपना गोवा है। और आबादी कहां? राजस्थान में कितना है? 5.5% है कुल आबादी का। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, तेलंगाना बनाया गया था 2 जून 2014 को।
तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन जाता है 2 जून 2014 को। 5 तारीख 8वां महीना 2019 की बात है। ये जम्मू और कश्मीर को 2 यूटी जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख किया गया था। कब किया गया था? ये जम्मू एंड कश्मीर को लेह और लद्दाख में बांट दिया गया था। हेलो, अरे आ रहे हैं, रुको ना, थोड़ा सा साइकिल में प्रॉब्लम हो गई थी। हम आ रहे हैं। चलो उसके बाद आगे, केरल का जनसंख्या घनत्व अधिक है। अच्छा, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? केरल का है। और दक्षिण राज्यों की तुलना में, दक्षिण राज्यों की तुलना की बात किया जाए तो सबसे केरल की है। अच्छा, जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक है। जनसंख्या परिवर्तन के कितना कारक है? 3 कारक है। आप पहला है जन्म है, दूसरा मृत्यु है और तीसरा प्रवास है। अब आगे चलिए बढ़ते हैं। आपके पास आगे क्या रहा? कह कि पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, उसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। यानी कि पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या में घटाने के बाद जो प्राप्त होता है उसको निरपेक्ष जनसंख्या कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने फिर क्या रहा? कह कि वार्षिक वृद्धि। आपके पास जो पॉइंट है वार्षिक वृद्धि का, तो वार्षिक वृद्धि में क्या है? कह कि प्रत्येक वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है किसी दिए हुए वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि से, यानी कि एक साल में 100 व्यक्तियों पर यदि 2% व्यक्ति बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं वार्षिक वृद्धि बोलते हैं। 2011 में भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितना था? 1.64% था। कितना था? 1.64% था। अच्छा देखिए, 2045 की बात है। 2045 तक भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो जाएगी, यानी सबसे ज्यादा निकल जाएगी। और प्राकृतिक वृद्धि दर किसको कहा जाता है? प्राकृतिक वृद्धि दर। जन्म दर में जब मृत्यु दर को घटाएंगे तो जो घटाने के बाद मिलेगा उसको प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहा जाता है। उसे जन्म दर कहा जाता है। यानी 1000 व्यक्तियों पर कितने बच्चों का जन्म होता है, इसलिए उसको जन्म दर कहा जाता है। आइए, ये अगला पॉइंट बहुत वीवीआई पॉइंट है। आगे पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगी, जब जन्म दर ज्यादा हो जाएगा और मृत्यु दर कम हो जाएगा तो जनसंख्या माइनस में चला जाएगा। जन्म दर जब आगे रहेगा और मृत्यु दर कम रहेगा तो जनसंख्या पॉजिटिव में रहेगा, जनसंख्या पॉजिटिव में हो जाती है। ठीक है, जब जन्म दर कम है और मृत्यु दर ज्यादा है तो जनसंख्या नेगेटिव में, जनसंख्या नकारात्मक में हो जाती है। आगे, अच्छा इसमें आपको क्लियर करना होगा, जब जनसंख्या बढ़ती है और मृत्यु दर घटती है तो ये जनसंख्या प्लस में जाती है, और जब मृत्यु दर बढ़ती है, मृत्यु दर यहाँ क्या है? बढ़ती है, और जनसंख्या क्या है? घटती है, तो ये हो जाएगा निगेटिव में। अब आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। आगे पॉइंट कहा गया है कि भारत में प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होता है। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं ना, वो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा आना पसंद करते हैं। तो जब शहरी क्षेत्रों में आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण गुण पाया जाता है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण गुण पाया जाता है और शहरी क्षेत्रों में आता है तो अभिकर्षण गुण पाया जाता है। तो ये हो जाएगा, शहर में अभिकर्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण गुण पाया जाता है। अच्छा, 1951 की बात है। 1951 में नगरीय जनसंख्या 17.29% था। 1951 में नगरीय जनसंख्या कितना परसेंट था? 17.29% था। और वही 2011 में नगरीय जनसंख्या की बात किया जाए तो 31.80% था। 31.80% था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1952 में लाई थी। भारत सरकार ने जनसंख्या नीति कब लाई थी? 1952 में लाई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में देखिए क्या कहा गया है।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है। कितना वर्षों? 14 वर्षों से जो कम आयु के बच्चों है ना, उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है। और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में 30 से भी कम करनी है। जो हमारा शिशु मृत्यु दर है वो 1000 में से 30 से भी क्या करनी है? कम करनी है। और टीका दिलाना है और लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना है। तो इसमें कहा गया था क्या कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देना है फ्री में। और अगला पॉइंट था शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से भी कम करना है। और अगला पॉइंट था टीका दिलाना है। और अगला था लड़कियों की शादी कम उम्र से करके उसको बढ़ा देना है। तो ये आपका टोटल पूरा ज्योग्राफी का आपके सामने निचोड़ रहा। टोटल कंप्लीट मैं आपको ज्योग्राफी क्लास 9 का करवा दिया हूँ। 2 वीडियो पहले गया था और साथ में ये आज का 3 चैप्टर था। सब मिला करके 6 चैप्टर आपके चैनल पे आपको मिलेगी। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या मैं आपको आगे क्लास का मैं वीडियो डालूं। तो आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना एग्जाम के लिए करके जोरदार से तैयारी कीजिए भीड़ करके। और हम लोग सब मिल करके एक दिन अपना इतिहास बदलेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों से हम लेते हैं विदा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।